हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आज आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिएगा, हम डेली हर दिन सुबह मैं आप सभी को के लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं। हर दिन मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स के जो नए नए प्रश्न हैं वो उन सभी पर चर्चा करता हूं। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं आज 4 जून की करंट अफेयर्स लेके आया हूं आप सभी के लिए। 4 जून की जो करंट अफेयर है वो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को पढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को पढ़ने से पहले मैं आप सभी से बताता हूं कि इसका जो पीडीएफ है वो आप ज्ञानकोश फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप कहीं से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से जाकर के इन सभी को डाउनलोड कर लीजिएगा, इन सभी को इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि आपको इनका पीडीएफ जो है वो आसानी से मिल सके। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं आज की करंट अफेयर। तो देखिएगा, आज है 4 जून और 4 जून का जो पहला प्रश्न बनता है वो क्या है। तो 4 जून का जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO जो कार्यकारी बोर्ड है, WHO कार्यकारी बोर्ड के अब अध्यक्ष कौन बने हैं, अध्यक्ष कौन बने। देखिएगा कि कौन ऐसे व्यक्ति है जो इस कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, तो कौन है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। 4 ऑप्शन में से आपने बताना है कि कौन वो व्यक्ति है जो कि इस बोर्ड का, कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बना है। और यहां पर देखिएगा राइट आंसर जो आपका कौन सा है, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो ये WHO कार्यकारी बोर्ड है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। और बात मैं आपसे कर लेता हूं। देखिएगा, अगर पिछले अध्यक्ष की बात करें, क्योंकि एक साल का कार्यकाल होता है, पिछले कार्यकाल के लिए कौन अध्यक्ष थे, भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो है वे WHO कार्यकारी बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे, जो कि अब उनका 1 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया। और 1 साल का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात कौन बने हैं, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। उसके बाद देखिएगा सौम्या स्वामीनाथन कौन है, भारत की है सौम्या स्वामीनाथन, जो कि WHO की ही उप महानिदेशक है। और अगर उप महानिदेशक की बात कर ली तो महानिदेशक कौन है, महानिदेशक है टेड्रोस एडनम। ये WHO के महानिदेशक है। महानिदेशक, उप महानिदेशक, पूर्व कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष और वर्तमान के अध्यक्ष। तो इतनी सारी बातें जो थी वो मैंने आपको इस प्रश्न के चारों ऑप्शन से दी है। चारों ऑप्शन से देने के बाद इसके बाद बात करते हैं कि जो डॉक्टर पैट्रिक अमोथ है, जो कि अब नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, कौन से देश के हैं। प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर पैट्रिक अमोथ जो है कौन से देश के हैं, वे हैं केन्या के। और वे स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक भी है। कार्यवाहक महानिदेशक किसके, स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक भी। उसके बाद बात करता हूं नियुक्ति कितने वर्ष के लिए करी गई, 1 वर्ष के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो कार्यकारी बोर्ड होता है, कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति 1 वर्ष की होती है। इससे पहले हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस पद पर थे, जो कि अब बन गए डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। उसके बाद बात करते हैं कि जो बोर्ड की 149वां सत्र के दौरान, 149वां सत्र के दौरान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह द्वारा उनकी नियुक्ति या उनको पदभार सौंपा गया है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं डॉक्टर हर्षवर्धन जो है, इनका 2 जून यानी कि 2 दिन पहले ही, आज 4 जून है, 2 दिन पहले ही डॉक्टर हर्षवर्धन का कार्यकाल समाप्त हुआ। और डॉक्टर हर्षवर्धन के बाद जो बन गए हैं वो बन गए हैं पैट्रिक अमोथ। उसके बाद बात करते हैं कि हर्षवर्धन सिंह जो हैं वे केवल अध्यक्ष पद उन्होंने सौंपा है, लेकिन जो कार्यकारी समिति है, इस समिति के सदस्य तो वे अभी आगामी 2023 तक यानी कि आगामी 2 वर्ष और बने रहेंगे। ये बात भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न था। उसके बाद देखिएगा, ये पैट्रिक है, ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। उसके बाद केन्या के हैं वो, क्योंकि जो पैट्रिक बने हैं पैट्रिक अमोथ बने हैं वे तो केन्या के हैं। तो केन्या के हैं तो 1-2 प्रश्न वहां से भी पढ़ लेते हैं। इतनी जानकारी है तो हमें चलते चलते भी पढ़नी चाहिए कि केन्या की राजधानी कहां है, नैरोबी। केन्या की मुद्रा कौन सी है, केन्याई शिलिंग। और अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं, मैं आपसे बात करूं प्रेसिडेंट की, तो कौन है प्रेसिडेंट, उरूह
केन्याट्टा, उरुहु केन्याट्टा जो है वे केन्या देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट है, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो इतनी सी बात समझ में आई। देखिएगा इतनी सारी जानकारियां जो है, इतनी सारी जानकारियां जो है वो मैं सिर्फ और सिर्फ पहले प्रश्न से आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, अब पहले प्रश्न से बात समाप्त होती है तो हमारी स्क्रीन पे आता है प्रश्न नंबर 2। चलिएगा प्रश्न नंबर 2 की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का मतलब क्या है, क्या पूछा गया है कि इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इजराइल के राष्ट्रपति आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन है। जल्दी से देखिएगा, जल्दी से तुरंत बताना है आपने। मैं जैसे ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आए तो आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए। बेशक मैं आपसे लाइव बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इस वीडियो को बाद में भी देखते हैं, बेशक देखिएगा, लेकिन जैसे ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पे हो उस पर टूट पड़ो मतलब तुरंत उसका आंसर निकालो। और इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, तो देखिएगा इसाक हेरजोग जो है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका यहां से सही रहेगा। ऑप्शन ए आपका यहां से एकदम करेक्ट होगा, एकदम करेक्ट होगा। इस बात को आपने समझ लेना है और इस बात को समझना है। तो मैं आपसे बात करता हूं आगे ये जो 3 ऑप्शन और भी हैं ये भी तो बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे जो इसाक हेरजोग है वे अब राष्ट्रपति बने हैं इजराइल के, लेकिन देखिएगा उन्होंने स्थान किनका लिया है, तो रूवेन रिवलिन। ये मैं आपसे इजराइल के बारे में इससे पहले बताता था, तो आपको बताता था कि इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, रूवेन रिवलिन है। और रूवेन रिवलिन के स्थान पर अब नए कौन बन गए हैं, इसाक हेरजोग। समझ में आई बात, समझ में आई। तो देखिएगा इजराइल और फिलिस्तीन 2 देश है जिनके बीच के विवाद को मैं आप लोगों के सामने ला चुका हूं। ठीक है, आधे जो मुस्लिम कंट्रीज थे वो फिलिस्तीन के साथ में हो गए थे, इजराइल जो था उसके साथ अमेरिका जैसे देश का सहयोग मिला था। लेकिन मैं इसके बीच में क्यों लेके आया हूं, यहां से आपने समझना है कि महमूद अब्बास जो है वो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं और मैरिसियो मैक्री जो कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। देखिएगा यहां से 4 ऑप्शन 4 जानकारी आपके सामने आई। लेकिन मैं आपको बताता हूं आपके एग्जाम्स में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुद्रा और राज्य राजधानी इन सब से भी प्रश्न आते हैं। मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपका हल्का सा रिवीजन हो जाता है। आप याद करना, आपके हाथ में मैं आपका रिवीजन जरूर कराता हूं। ठीक है, देखिएगा इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हेरजोग। अब बात करते हैं, देखिए एक प्रश्न इंपॉर्टेंट आएगा कि इजराइल के जो राष्ट्रपति बने हैं इसाक हेरजोग, वे इजराइल देश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने, कौन से नंबर के वे राष्ट्रपति बने हैं, तो वे 11वें नंबर के इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं। समझ लीजिएगा इस बात को, समझ में आई तो ध्यान रखिएगा कि यहूदी एजेंसी जो कि इजराइल में है, यहूदी एजेंसी के वे अध्यक्ष हैं, साथ साथ में लेबर पार्टी के भी अध्यक्ष हैं, लेबर पार्टी के भी प्रमुख हैं। तो ये बात पूछा जाए आपसे एग्जाम में, ये नहीं पूछा जाए कि इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने, ये भी पूछा जा सकता है कि इजराइल के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि वो किसके अध्यक्ष है या कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए भी जब हम कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए भी हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। अगली बात करता हूं कि अगर मैं बात कर लूं, क्योंकि चुनाव हुआ था, उन्होंने जीत लिया, चुनाव जून में हुआ या जून से पहले हुआ था, रिजल्ट जून में आया, लेकिन जो पदभार संभालेंगे वो अगले महीने से जुलाई 2021 से वो अपना पदभार संभालेंगे। यानी कि उनका जो पदभार है वो प्रभावी कब से होगा, अगले महीने से होगा, जुलाई से होगा। बात कर लेता हूं कि उन्होंने रूवेन रिवलिन का स्थान लिया है और जिन्होंने रूवेन रिवलिन के बारे में बात करूं तो उन्होंने अपना जो 7 साल का कार्यकाल था वो समाप्त किया, पूरा किया, जिसके बाद अब नए बन गए हैं इसाक हेरजोग। कहां के बने हैं, वे बने हैं आपके इजराइल के। तो देखिएगा ये आपका इजराइल, और जो इनके बीच में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध था वो गाजा पट्टी आपकी ये है। ठीक है, तो ये सारी बातें थोड़ी बात आप लोगों ने समझनी है। ये वेस्ट बैंक, इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब ये यरूशलेम जिसके ऊपर मुख्य रूप से बातें हुई थी, ये मैप में बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार की बातें भी आपने थोड़ी मैप में पढ़नी है। ठीक है,
प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। राजधानी कौन सी है? यरूशलेम। और मुद्रा कौन सी है? इजरायली शेकेल। इजरायली शेकेल जो है वो इजराइल देश की मुद्रा है। तो इस प्रकार से सारी जानकारियां ढूंढकर आपके सामने रख दी है। अब रख दी है तो अब आपके प्रश्न नंबर 3 आता है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? देखिएगा, भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य की मृत्यु हुई है। भारतीय जो संविधान सभा थी उनके एकमात्र जीवित व्यक्ति बचे हुए थे जिनकी अब मृत्यु हुई है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे यह पूछा गया है कि उनका नाम क्या है? जो अंतिम सदस्य जिनकी मृत्यु हो गई है, अभी जो कि अंतिम सदस्य थे भारतीय संविधान सभा के, उनकी अब 101 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई है। अब मैंने आपसे पूछा है कि उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? तो देखिएगा, उनका नाम है टी.एम. कालियानन। टी.एम. कालियानन जो थे वे भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे जिनकी अब हाल ही में मृत्यु हो गई है। मैं पहले आपसे तीनों प्रश्नों के ऊपर चर्चा करूंगा, उसके बाद संविधान सभा से जुड़े हुए, जब भारत की संविधान सभा बनाई गई थी शुरुआत में, उसके सारे सदस्यों के ऊपर भी वार्तालाप करूंगा। तो देखिएगा, एच.जे. कानिया कौन थे? वे सुप्रीम कोर्ट भारत में एक है, एकमात्र है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के साथ में उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, जो कहां पर है? ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में, देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? एच.जे. कानिया। उसके बाद में बात करते हैं 48वें, वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में कौन है? एन.वी. रमन, जिन्होंने शरद अरविंद बोबड़े जो कि 47 नंबर के थे उनका स्थान लिया है। समझ में आई ना बात? और समझ में आई तो देखिएगा, कभी कोई दूसरे को नहीं पढ़ता है, लेकिन यहाँ एम.पी. शास्त्री जो थे वे एच.जे. कानिया के बाद जो बने थे, दूसरे बने थे, वो कौन थे? वो कौन थे? एम.पी. शास्त्री। समझ में आई ना बात? समझ में आई तो आप चलिएगा प्रश्न की बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं तो वे भारत के अंतिम 101 वर्ष की अवस्था में, उम्र में उनका निधन हुआ है, जो कि अंतिम जीवित सदस्य थे। मतलब कि अब फिलहाल भारतीय संविधान सभा जिन्होंने बनाई थी उनके सदस्यों में से अब भारत में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है। एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जब वे, अगर मैं बात करूं टी.एम. कालियानन की, तो वे 1952 से 1967 के बीच में तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य रहे और तीन बार विधायक चुने गए थे, ठीक है। अब मैंने कहा आपसे कि जब संविधान सभा बनी थी तो इस संविधान सभा में सबसे कम आयु के, सबसे कम उम्र के जो सदस्य थे वो कौन थे? टी.एम. कालियान थे, जो कि अब भारत की पहली अनंतिम संसद के सदस्य भी थे। अनंतिम संसद का मतलब क्या है? अनंतिम मतलब कि अनअंतिम, जो समाप्त नहीं हुई है। भारत की संसद उस समय भी चलती थी, अभी भी चलती है, तो जो समाप्त नहीं हुई है, जो अंतिम नहीं है, उसे अनंतिम का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो उस प्रकार के कुछ प्रश्न आपके सामने आते हैं, मैं आपके सामने उनका सॉल्यूशन देता हूं। अब देखिएगा, ये हमारे भारत की संविधान सभा के बारे में 4-5 प्रश्न इंपॉर्टेंट। बात करी सबसे पहले कि अस्थायी सदस्य कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा कांग्रेस पार्टी के प्रथम व्यक्ति थे जो कि अस्थायी अध्यक्ष बने थे। दूसरे है कि इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे। उसके बाद निर्मात्री समिति के अध्यक्ष, निर्मात्री का मतलब है कि समिति के बारे में कहा गया है, समिति सदैव स्त्रीलिंग होती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और स्त्रीलिंग के निर्माण समिति नहीं कहा, निर्माण पुल्लिंग में आ जाता है, इसलिए निर्मात्री समिति के बारे में कहा गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद में संवैधानिक सलाहकार कौन है? बी.एन. राव। और उपाध्यक्ष कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ये सारी की सारी बातें, ये सारे के सारे सदस्यों के नाम आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आप इनको बार बार रिवाइज करके पढ़िएगा, बार बार आपने इनको रिवाइज करना है, और रिवाइज अगर कर लिया तो आइएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 ये कहता है कि ये ऐसा कहता है कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो चल रही है, इससे संबंधित 2 प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं। उसमें 51 किलोग्राम वर्ग में, 91 में होना चाहिए, इस वर्ग में
किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है। तो यहां से बताइएगा कि कौन है ऐसे व्यक्ति, कौन है ऐसे खिलाड़ी। तो ये है संजीत कुमार, संजीत कुमार, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो आपका सी रहेगा। बात कर लेते हैं कि उन्होंने किसको हराया, तो कजाकिस्तान के वसीली लेविट को हराया 3-2 से। और वसीली जो है वे 5 बार एशियाई चैंपियनशिप रह चुके हैं, साथ साथ में ओलंपिक में वो रजत पदक भी जीत चुके हैं। ये तो बातें आपको बताई। अब इतनी बातें जब मैंने आपको बता दी है, तो इस इतनी बातों के बाद में आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जितने भारत ने अभी तक पदक जीते हैं उन सभी पदक की बात करता हूं, देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने कहा कि ये 91 होना चाहिए था 51 के स्थान पर, तो इस बात को आपने समझना है। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने पढ़ाते पढ़ाते कह दिया था ये बात, तो कि विजेताओं की बात करता हूं कि 51 किलोग्राम पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है संजीत कुमार ने। पूजा रानी ने स्वर्ण पदक जीता है 75 किलोग्राम वर्ग में। अमित पंघाल ने रजत पदक जीता है 52 किलोग्राम पुरुष वर्ग में। शिवा थापा ने 64 किलोग्राम पुरुष वर्ग में रजत पदक जीता है। मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम महिला वर्ग में रजत पदक जीता है। लाल बुत्सरगई ने 64 किलोग्राम महिला वर्ग में रजत पदक जीता है। अनुपमा ने 51 किलोग्राम महिला वर्ग में रजत पदक जीता है। सिमरनजीत कौर ने कांस्य पदक जीता 60 किलोग्राम महिला वर्ग में। लवलीन ने कांस्य पदक जीता 69 किलोग्राम महिला वर्ग में। जैस्मिन ने कांस्य पदक, सारे अब कांस्य पदक के 57 किलोग्राम वर्ग में। साक्षी चौधरी ने 54 किलोग्राम वर्ग में। मोनिका ने 48 किलोग्राम वर्ग में। स्वीटी ने 51 किलोग्राम वर्ग में। विकास कृष्ण ने 69 किलोग्राम पुरुष वर्ग में और वरिंदर सिंह ने 60 किलोग्राम पुरुष वर्ग में। तो ये अभी तक के जीते हुए, पदक जीते हुए भारत के खिलाड़ी है। इनमें और आगे वृद्धि होगी, उनके नाम भी मैं आपको ऐसे ही लिस्ट के द्वारा बताता चलूंगा। ठीक है, छोटी सी करेक्शन थी जिसको आपने सही करना है, 51 नहीं बल्कि 91 किलोग्राम वर्ग। ठीक है, चलिएगा। अब इतने प्रश्न पढ़ने के बाद आपका 5वां प्रश्न, आपके आज के प्रश्न से पहला प्रश्न 5वां प्रश्न कौन सा है कि पंजाब सरकार ने 23वें जिले, 23rd जिला, 23rd डिस्ट्रिक्ट जो है इसको मंजूरी दे दी गई है। पहले ही ये पास कर दिया गया था, लेकिन विधायक बना, वो कानून लगाया गया था या अर्जी लगाई गई थी जो अब पास कर दी गई है। अब पूछा ये गया है कि जो 23वां जिला बना है, 23वां डिस्ट्रिक्ट बना है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है मलेरकोटला। मलेरकोटला क्या नाम है, मलेरकोटला। और मलेरकोटला जो है इसको संगरूर जिले से अलग किया गया है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, मलेरकोटला। और जिससे अलग किया गया है उसका नाम है संगरूर जिला। ये बातें आई समझ में आई। तो चलिएगा बात कर लेते हैं किससे अलग हुआ, संगरूर जिले से। बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत 3 उपमंडल है। जो आपका मलेरकोटला जो आपका जिला बनाया गया है, इसके अंतर्गत कितने उपमंडल है, 3 उपमंडल है। तो प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछे कि कौन सा बनाया, ये पूछ लीजिए कि जो 23वां बनाया है, या मलेरकोटला जो 23वां जिला बना है इसमें उपमंडल कितने हैं। तो इसमें 3 उपमंडल है, जिसमें सबसे पहला मलेरकोटला नाम से है, दूसरा अहमदगढ़ और तीसरा अमरगढ़। ये 3 उपमंडल है इसके अंतर्गत। और ये कहां की बात हो रही है, बात हो रही है पंजाब की, बात हो रही है कहां की, पंजाब की। तो देख लीजिएगा यहां से, ये संगरूर जिला है, ये आपका जो है ये संगरूर जिला है, जिसमें से अब मलेरकोटला को अलग करके बना दिया गया। ठीक है, अब मैंने कहा कि पंजाब की राजधानी कहां है, राजधानी कहां है, चंडीगढ़। लेकिन जब चंडीगढ़ का नाम आता है तो एक प्रश्न और भी आता है कि चंडीगढ़ तो भारत के एक और राज्य की भी राजधानी है, कौन से की, तो चंडीगढ़ जो है ये पंजाब के साथ साथ में जो हरियाणा जिला है, हरियाणा राज्य है, जिला नहीं, हरियाणा राज्य है, इसकी भी राजधानी है। और एक बात और समझ लीजिएगा, पंजाब और हरियाणा राज्य जो है अलग कब हुए थे, तो 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब राज्य जो है ये अलग अलग हुए थे, इनका अलग अलग किया गया था। लेकिन दोनों की राजधानी जो है वो अभी भी कौन सी है, चंडीगढ़ है। समझ में आई बात। अब मैंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन है, अमरिंदर सिंह।
और मैं कहूं आपसे राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, तो वीपी सिंह बदनौर जो हैं वे इसके राज्यपाल। विधानसभा की 117, लोकसभा की 13 और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, मात्र 7 सीटें हैं। समझ में आई। तो चलिएगा बात कर ले। देखिए ये चंडीगढ़, ये आपका बिल्कुल इसके कॉर्नर पे, जिसके बाद हरियाणा जो है ये शुरू हो जाता है। इसके दूसरी साइड में पंजाब के राजस्थान शुरू हो जाता है। पंजाब के एक ओर में पाकिस्तान है, ऊपर की साइड में जम्मू कश्मीर में, एक तरफ में हिमाचल प्रदेश है। तो इतने सारे राज्यों से, एक देश से भी पंजाब जुड़ता है। एक बात और पंजाब से याद आया, पाकिस्तान से याद आया, पाकिस्तान की राजभाषा कौन सी है, उर्दू। पाकिस्तान की राजभाषा कौन सी है, उर्दू। लेकिन मात्र 8 से 10% लोग ही पाकिस्तान में उर्दू बोलते हैं। वहां सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो भी आपकी कौन सी है, वो भी आपकी पंजाबी है। समझ में आई ना बात, ये बात समझ में रखने की है। आइए आज के प्रश्न देखिए, 5 प्रश्न समाप्त होते ही हमारा आज का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आ जाता है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार, अतिरिक्त दायित्व किसे सौंपा गया। एक बात मैं आपको बता देता हूं, आपने इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। आप लोग सिर्फ देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोगों का दायित्व। देखिए मैं आपके लिए दिन में 10 प्रश्न ढूंढता हूं, हर दिन आपके लिए 10 प्रश्न लेके आता हूं, तो आपका भी फर्ज है कि कम से कम एक प्रश्न को तो आप अपने लिए सर्च करें, आंसर बताएं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, कल मैंने आपसे पूछा था कि ISWAI की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है, तो नीता कपूर। ऑप्शन इसका जो है वो आपका डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। आंसर इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलिएगा बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, एक योजना शुरू करी गई है जिसका नाम है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। पीएम केयर नाम से ही है कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए ये पीएम केयर्स योजना जो है किसके द्वारा शुरू करी गई, तो किसके द्वारा ये नई योजना पीएम केयर्स। फंड नहीं है कि आप लोग उसमें जाकर के जमा करें, कमी आ गई है कोरोना के लिए चाहिए, ऐसा कुछ नहीं किया है। अब कहा है कि पीएम केयर्स चिल्ड्रन के बच्चों के लिए शुरू करी गई योजना है। इसकी घोषणा किसके द्वारा करी गई है, तो भारत देश के प्रधानमंत्री, भारत देश के पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा जो है ये करी गई, इसके द्वारा शुरू करी गई है। समझ में आई बात। लेकिन थोड़ी बातें जो है ऑप्शन में ये आती है कि निर्मला सीतारमण कौन है, देश की कौन वित्त मंत्री, देश की कौन वित्त मंत्री। रविशंकर प्रसाद कौन है, कानून एवं कौन न्याय मंत्री। रमेश पोखरियाल निशंक कौन है, शिक्षा मंत्री। तो समझ में आई होगी इतनी सी बातें, और इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई। तो चलिएगा प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना शुरू करने की घोषणा किसने करी, भारत देश के प्रधानमंत्री ने करी। बात कर लेता हूं कि जिन बच्चों ने अपने माता पिता को, जिन बच्चों ने कोरोना वायरस के कारण अपने माता पिता को खो दिया है, अपने अभिभावकों को खो दिया है, अपने संरक्षकों को खो दिया है, उनको अब इस योजना के तहत, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत अब उन्हें वित्तीय सहायता यानी कि धन से सहायता उनकी करी जाएगी। बात कर लेता हूं इसके तहत क्या होगा कि जो बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का है, 18 वर्ष से कम आयु का है, उनको अवधि के साथ साथ उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए जो है वो उनके अकाउंट में धीरे धीरे अवधि के साथ साथ में जमा किए जाएंगे। और इसके बारे में थोड़ी और बातें हैं, देखिएगा 18 साल का होने तक हर महीने मदद, 23 साल का होने पर कितने रुपए मिलेंगे, 10 लाख रुपए मिलेंगे। 10 साल की कम उम्र के बच्चों का नजदीकी स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, और उनकी स्कूल का, वर्दी का, यूनिफॉर्म का, बुक्स का, किताबों का सारा खर्चा कौन उठाएगी, सरकार उठाएगी। उसके बाद में जब वो 23 साल से ऊपर के हो जाते हैं, जब वो हायर एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं, तो सरकार उनको लोन देगी। क्या देगी, लोन भी देगी। और आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा भी किया जाएगा। ये सारी बातें तो लिखिए। इसमें 2 प्रश्न बाकी है, 2 बातें बाकी है कि पीएम केयर्स की फुल फॉर्म क्या है। पीएम से तो सिंपल सा बना प्राइम मिनिस्टर। अब केयर्स की देखिएगा, सी से सिटीजन,
असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड, ये सारी इसकी फुल फॉर्म हुई। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बात करी जाए पीएम केयर फंड्स की, पीएम केयर्स फंड, तो पीएम केयर्स फंड के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम केयर फंड्स के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं सदैव देश के प्रधानमंत्री, यानी कि जो प्रधानमंत्री उस समय होगा वही पीएम केयर फंड का कौन होगा? अध्यक्ष रहेगा। तो सदैव इस बात को भी आपने ध्यान रखना है कि पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। समझ में आई बात? समझ में आई तो चलिएगा बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा ये कार्यक्रम जो है ये शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आपने बताना है कि किसके द्वारा ये कार्यक्रम जो है ये शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया है प्रमोद सावंत, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन ए जो है वो इस प्रश्न का आंसर रहेगा। समझ में आई ना बात? अरे आई कि नहीं आई? तो चलो आगे प्रश्न देखिएगा। ये चारों के चारों ऑप्शन जो आप लोगों के सामने है, चारों के चारों ही मुख्यमंत्री हैं, चारों के चारों ही सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। लेकिन बात कर लेते हैं प्रमोद सावंत कहां के हैं? गोवा के। बीएस येदियुरप्पा कहां के हैं? कर्नाटक के। भूपेश बघेल कहां के हैं? छत्तीसगढ़ के। नवीन पटनायक कहां के हैं? ओडिशा के। तो आसान तो बातें हैं, आपको समझ में आई कि नहीं? और समझ में आई तो चलिएगा बात कर लेते हैं आगे। इसके बारे में बात करते हैं कि ग्रामीण परिवारों के लिए जो ये शुरू किया गया, ये गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा शुरू किया गया। बताई गई बात तो देखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण परिवार, गांव के जो परिवार हैं उनको सस्ती, सुलभ, आसान विश्वसनीय सौर ऊर्जा प्रदान करी जाए। समझ में आए ना? अब यहां से 2 प्रश्न आपके स्क्रीन पे आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले कि गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू करी गई है, तो गोवा से रिलेटेड 2 प्रश्न मैं आपको ले आता हूं। सबसे पहले तो गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? गोवा में। गोवा के एयरपोर्ट का नाम पूछा जाए तो गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरी बात कि राष्ट्रीय उद्यान कहां है? मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। गोवा में मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है, वो गोवा का है। समझ में आई ना? चलिए, इतनी बातें समझ में आई तो प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आता है। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर जो 8 है ये क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव कौन बने हैं? कहां के? पश्चिम बंगाल में अभी आपको पता है कि तीसरी बार ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री बन गई है। मुख्यमंत्री तीसरी बार लगातार बनी है, AITC उस पार्टी की है। बात कर लेते हैं इसमें पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव कौन बने? तो यहां से देख लीजिएगा ऑप्शन ए मतलब हरे कृष्ण द्विवेदी जो है ये इसके अब मुख्य सचिव बने हैं। बात कर लेते हैं कि चारों ही ऑप्शन सही है, मतलब चारों ही ऑप्शन कोई ना कोई पद पर हैं। अल्पर बंदोपाध्याय, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 2 दिन पहले की वीडियो में बताया था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार कौन है? अल्पर बंदोपाध्याय। उसके बाद में BM गोपालिका कौन है? ये अतिरिक्त मुख्य सचिव चुने गए हैं। और ममता बनर्जी का तो प्रश्न मैंने आपसे चर्चा कर लिया था कि 3 बार लगातार क्या बनी है? पश्चिम बंगाल की CM चीफ मिनिस्टर बनी है ममता बनर्जी। समझ में आई तो चलिएगा। ये है हरे कृष्ण द्विवेदी जो कि 1988 बैच के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में क्या किस पद पर थे? तो पश्चिम बंगाल के ही गृह सचिव के रूप में कार्यरत थे। गृह सचिव से उनकी उपलब्धि बढ़ाकर के मुख्य सचिव बना दिया गया है। उनके साथ अल्पर बंदोपाध्याय जो है मुख्यमंत्री के कौन बना दिए गए? मुख्य सलाहकार, यानी कि ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार कौन बने हैं? अल्पर बंदोपाध्याय। उसके बाद BP गोपालिका कौन है? BP गोपालिका जो है वह अतिरिक्त मुख्य सचिव है गृह, BP गोपालिका। ठीक है, तो ये सारी 3 नियुक्तियां थी जो आपके सामने आज की वीडियो में मैं ले आया हूं। आज की वीडियो में इतना समझाने के बाद प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ जाता है कि एक्सरे सेतु नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और इसे किसने विकसित किया है? बात आपसे पूछी गई कि जो एक्सरे सेतु एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इस प्लेटफॉर्म को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है
आर्ट पार्क के द्वारा, ऑप्शन बी जो है ये इसका सही रहेगा। आर्ट पार्क के द्वारा इसे विकसित किया गया है। बात करेंगे इसके बारे में, देखिएगा आप सिंपल सा, उधर की बजाय आप सिंपल सा देखिएगा, मोबाइल बना हुआ है, मोबाइल में क्या चल रहा है, ये व्हाट्सएप चल रहा है, सर साफ दिख रहा है। व्हाट्सएप में क्या है, एक्सरे है, मतलब कि अब इस ऐप के द्वारा आप अपना एक्सरा भेजेंगे और आपको बताया जाएगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं है। अब इधर समझिएगा कि इसे आर्ट पार्क द्वारा तो इसे विकसित किया गया। आर्ट पार्क मतलब एआई रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क द्वारा तो इसे विकसित किया गया। इसका उद्देश्य है कि चेस्ट का एक्सरा लेने की सहायता से ही, चेस्ट एक्सरे की सहायता से ही कोरोना पॉजिटिव का पता लगाया जाएगा। ये जो है व्हाट्सएप के जरिए काम करेगा। व्हाट्सएप के जरिए आप इसमें आधारित चैटबॉट पर भेजे गए कम रेजोल्यूशन टेस्ट एक्सरे के साथ में, जो कम रेजोल्यूशन का जो टेस्ट एक्सरा होता है, इसके माध्यम से ही ये पता लगा सकता है कि क्या आप पॉजिटिव है कोरोना या नहीं है। तो कोरोना को आप एक्सरे के द्वारा भी आप पता लगाया जा सकता है। बहुत सी ऐसी टेक्निक्स आ गई है जिनके द्वारा कोरोना का पता लगाया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोरोना की दवाई नहीं आई है। बस कोरोना की कोई सटीक दवाई नहीं आई, बाकी इंतजाम बहुत हो गए हैं। समझ में आई ना बात, इंतजाम बहुत कर दिए गए हैं, बस दवाई आना बाकी है। वैक्सीन लगवा लीजिएगा, वैक्सीन कम से कम आपको थोड़ी सी राहत तो देगी, पूरी तो तरह से तो नहीं मिल सकती है, लेकिन जितनी मिले उतनी राहत आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर आज का आखिरी, प्रश्न नंबर आखिरी का मतलब क्या है, तो प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे भाई कौन सा है कि किस राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं के 33% जो आपका आरक्षण है इसका फैसला लिया गया है। कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा राज्य जिसने कह दिया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ साथ में कौन सा मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र में महिलाओं की, लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण कर दिया गया। तो ऐसा राज्य बना है अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये घोषणा करी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा करी है कि इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों के लिए लड़कियों का 33% आरक्षण किया जाएगा। आई बात समझ में। उद्देश्य क्या है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में छात्राओं की संख्या को बढ़ाना, छात्राओं की भागीदारी को बढ़ाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। बिहार सरकार के द्वारा घोषणा करी गई है। तो ये था आज की कुछ करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स समझ में आती होगी। समझ में आती है तो आप क्या कुछ नहीं करना, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको डेली ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। उसके साथ में देख लीजिएगा, अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड करना है तो ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप ग्रुप है और ज्ञानकोश ऐप भी है जिस पर ये फोटो लगी है, आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।